हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड शुरू करते हैं 30 जनवरी 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। शुरू करने से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने टेम्स आईएएस स्टैटिक नाम का चैनल बना दिया है और उसमें कंटेंट अब डलना शुरू हो चुका है। तो आज आर्ट एंड कल्चर का लेक्चर 1 डला है और बहुत ही प्यारा कंटेंट है। मतलब बिलीव करिएगा, अगर आपने वो आर्ट एंड कल्चर पढ़ लिया जो कंटेंट हम डाल रहे हैं अब, तो उसके बाद आपको कहीं पे किसी और रेफरेंस बुक कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, वहां से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी नया वीडियो आए वो आप सबको पहले मिल जाया करे। ठीक है ना। तो दैट इज ऑल यू हैव टू डू एंड प्लीज रेसिप्रोकेट एंड डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि नई एफर्ट है और अगर आप थोड़ा सा भी उसमें मदद करेंगे तो वो काफी दूर ले जाएगी। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के क्वेश्चंस के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, पतंजलि द नोटेबल ग्रामेरियन हु रोट द महाभाष्य वाज अ कंटेम्पररी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। पतंजलि जो थे नोटेबल ग्रामेरियन थे, महाभाष्य के उन्होंने लिखी थी महाभाष्य, वो किसके कंटेम्पररी थे? ऑप्शंस आर पुष्यमित्र शुंग, देवभूति, सिमुका या मिलिंद। So this is question number 1. Question number 2 is the 3 crowned kings, the Cheras, the Cholas and the Pandyas are known by which of the following term in Sangam text? तो चेरा, चोला और पांड्या जो थे उनको संगम टेक्स्ट में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस आर मूवेंदर, अथियमन, किजहार एंड वेलीर। इनमें से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर द रिवराइन ट्रैक्ट ऑफ लैंडस्केप इन तमिल संगम। ठीक है ना। तो तमिलंगम में जो ये रिवराइन ट्रैक्ट टाइप होता है, एक्चुअली चोला टाइम का ये क्लासिफिकेशन है। आपको बताना है कि तमिलंगम लैंडस्केप में जो ये रिवराइन ट्रैक्ट तो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस आर कुरिंजी, मुल्लई, नीथल या मारुथम। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस। एक एक करके आप अपनी तरफ से आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पतंजलि का जो करेक्ट आंसर है ये पुष्यमित्र शुंग के कंटेम्पररी थे, ही रोट महाभाष्य, ये आपको पता होना चाहिए। फिर दूसरा जो चेरा, चोला और पांड्यास का जो नाम था संगम टेक्स्ट में, मूवेंदर था। ए विल बी द आंसर फॉर दिस। और तीसरा सवाल एक रिवराइन ट्रैक्ट लैंडस्केप को क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मारुथम, यानी कि डी विल बी द आंसर फॉर दिस। अब थोड़ा सा मैं और आपको थर्ड क्वेश्चन में बता देता हूँ। देखो, अलग अलग नाम थे, बेसिकली 5 लैंडस्केप्स थे उस समय, कुरिंजी, मारुथम, मुल्लई, नीतल और पलई। दीज आर द 5 लैंडस्केप विच वर देयर, है ना। और कुरिंजी तो था वो हिली रीजन हंटिंग एंड गैदरिंग के लिए था। मारुथम जो था वो रिवराइन ट्रैक्ट एग्रीकल्चर यूजिंग प्लो एंड इरिगेशन के लिए था। मुल्लई वॉज योर फॉरेस्टेड रीजन, द pastoralism combined with shifting cultivation, ये मुल्लई था। एंड नीथल वॉज कोस्टल लैंड, फिशिंग एंड सॉल्ट मेकिंग। एंड पलई वॉज पास्ड लैंड विच वॉज अनसूटेबल फॉर कल्टिवेशन एंड हेंस पीपल टुक कैटल लिफ्टिंग एंड रॉबरी हेयर। ठीक है ना। तो दीज वर द 5 लैंडस्केप्स विच वर देयर एंड इन सारे के नाम मैंने आपको बता दिया। एंशिएंट इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट एक आपका कहना चाहिए टर्मिनोलॉजी जो आपको पता होना चाहिए, कुरिंजी, मारुथम, मुल्लई, नीथल और पलई। कुरिंजी हो गया हिली रीजन, मारुथम हो गया रिवराइन ट्रैक्ट, मुल्लई हो गया फॉरेस्टेड रीजन, इसीलिए वहां पे पेस्टोरिज्म और शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता था। देन नीथल होगा आपका कोस्टल लैंड एंड पलई हो गया आपका पार्स्ड लैंड। ठीक है ना। तो दीज वर द 5 टाइप्स ऑफ लैंडस्केप्स विच वर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। तो पहली जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के रिगार्डिंग है। सबसे पहला सवाल जो आ सकता है यूपीएससी में, देखो जो आएगा नहीं लेकिन मे बी अगर पूछने के मूड में आ गया यूपीएससी तो पूछ भी सकता है कि ये कौन निकालता है। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स निकालता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और अगर यूपीएससी ने थोड़ा टफ बनाना चाहा पेपर को तो कैसा करेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग करप्शन परसेप्शन इंडेक्स और रिगार्डिंग ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स इंटरनेशनल आर करेक्ट, है ना। इस तरह से स्टेटमेंट दे देगा। तो याद रखिए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कब से निकल रहा है? ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 1995 से निकाल रहा है। ठीक है ना। याद रखिएगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इस चीज को कब से निकाल रहा है? 1995 से, जब हमारे इंडिया में कौन सी स्कीम आई थी? मिड डे मील की स्कीम आई थी ना, तब से ये निकाल रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा याद करने में मदद रहेगा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कब से निकाल रही है इस रिपोर्ट को। ये रिपोर्ट तब से निकाल रही है जब से हमारे यहाँ मिड डे मील की शुरुआत हुई थी। पर्पस क्या है? पर्पस है बेसिकली टू रैंक
रैंक द कंट्रीज एंड टेरिटरीज बेस्ड ऑन देयर परसीव्ड लेवल ऑफ पब्लिक सेक्टर करप्शन। तो उन कंट्रीज का पब्लिक सेक्टर करप्शन का लेवल कितना है, इसके बेसिस पे बेसिकली ये रिपोर्ट निकाली जाती है, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मैंने नाम लिया था चूंकि, तो मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 1993 में बनी थी एक संस्था के रूप में, एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो बर्लिन जर्मनी में। हेडक्वार्टर ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इज इन बर्लिन जर्मनी, और ये बनी थी कब, 1993 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, याद रखिएगा। दिस इज द थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और एक और रिपोर्ट निकलती है, बहुत ही फेमस रिपोर्ट है, जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अलावा जो है करप्शन परसेप्शन बैरोमीटर, एक करप्शन बैरोमीटर करके रिपोर्ट आती है, वो भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ही निकालता है। अब इंडिया की रैंकिंग जो है वो क्या रही, वो हम सब बात करेंगे। तो इंडियाज रैंक इम्प्रूव्ड बाय 1 प्लेस टू 85 इन 2021 फ्रॉम 86 इन 2020। 2020 में जो हमारी रैंकिंग थी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में वो 86 थी, 2021 में वही रैंक 85 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक रैंक का इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, ठीक है ना। एंड इंडिया वॉज गिवन ए स्कोर ऑफ 40, याद रखिएगा इंडिया को 40 का स्कोर दिया गया था। और इंडिया के सभी नेबर्स जो हैं, जितने भी इंडिया के लैंड बॉर्डर शेयर करने वाले नेबर्स हैं, उनकी रैंकिंग इंडिया से खराब है सिवाय नेपाल की, भूटान की। तो भूटान को अगर आप छोड़ दीजिए तो भूटान के अलावा, सिवाय भूटान, याद रखिएगा, भूटान के अलावा बाकी जितने भी हमारे नेबर्स हैं ना, उन सब की रैंकिंग हमारे से गंदी आई है, ठीक है ना। एंड टॉप कंट्रीज जो थी वो तो वही हमेशा जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज रहती है वही टॉप पे रहती है ना। तो डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड ये टॉप पे रही है ना। तो डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड ये टॉप 3 कंट्रीज रही है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात हमने कर ली। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा, ये इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आगे मूव कर सकते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। Opposition slams government as report says India bought NSO spyware। तो अब यहाँ पे अपोजिशन ने गला दबा दिया है किसका, रूलिंग पार्टी का। क्यों? क्योंकि उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट ने NSO स्पाईवेयर नाम की जो कंपनी थी, जो इजरायली कंपनी थी, यहाँ से क्या लिया है, स्पाईवेयर लिया, ठीक है, NSO स्पाईवेयर लिया है। एंड अभी नाम काफी चला भी होगा, आपको पता होगा, है ना। स्पाईवेयर्स के नाम काफी चल रहे हैं, पेगासस वेगासस के नाम भी चल रहे हैं, तो आपको ये सब कंट्रोवर्सी पता होगी। एंड अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें एक रिपोर्ट आई न्यूयॉर्क टाइम्स में, जिसमें कहा कि इंडियन गवर्नमेंट हैज परचेज्ड द पेगासस स्पाईवेयर फ्रॉम NSO ग्रुप ऑफ इजराइल इन जुलाई 2017 टू कैरी आउट टारगेटेड सर्विलांसेस ऑन सिटीजंस, ठीक है ना। तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है जिसमें पेगासस स्पाईवेयर के लेने का जिक्र किया है उसने। 2017 में इंडिया ने किया था, ऐसा उनका कहना है कि 2017 में इंडिया ने पेगासस स्पाईवेयर खरीदा था फॉर टारगेटेड सर्विलांसेस, ठीक है ना। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, वैसे इतनी छोटी बात नहीं है, दिस अ वेरी बिग न्यूज, है ना। तब इसमें क्योंकि कोर्ट में मैटर ऑलरेडी सब्जुडाइज है, इसलिए कुछ भी कहना सही नहीं है। लेट द कोर्ट स्पीक, कोर्ट के पास सारी डॉक्यूमेंट्स जाएंगे ऑलरेडी, एंड बट दिस अ वेरी वेरी बिग थिंग, है ना। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे मूव करते देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी, आप मेरे साथ मूव करिए। संडे का दिन है, ज्यादा आप टेंशन मत लिया करिए ज्यादा, है ना। तो संडे का दिन है तो चीजें हम देख लेंगे ना। केरला टू रिवैम्प द टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। केरला क्या करेगा, बेसिकली टूरिज्म सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए, मेन एम क्या है, टूरिज्म सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या करने वाला है, बेसिकली दे आर ट्राइंग टू स्ट्रेंथन दिस सेक्टर एंड देयरफॉर दे विल बी डूइंग अ रिवैम्पिंग ऑफ द टूरिस्ट लोकेशंस, ठीक है ना। बहुत सारी डेस्टिनेशंस है जिसमें कि कुछ डेस्टिनेशन के नाम मैं आपको बता दूं, बेक्कल, थिक्कड़ी, मुन्नार, दीज आर द लोकेशंस जिनको थोड़ा सा उनका रिवैम्पिंग किया जाएगा ताकि और ज़्यादा जो टूरिज्म है वो अट्रैक्ट हो। इनफैक्ट मैं अभी प्लान भी कर रहा था कि मुन्नार और थिक्कड़ी वाले रीजन में हो के आऊँ मैं खुद। बहुत ही सुंदर जगह है। आई हैव बीन टू केरला वंस ऑल्सो। वायनाड में गया था। वायनाड इज अ वेरी वेरी फेमस प्लेस। वायनाड इज वेरी, आई डोंट नो अबाउट फेमस बट इट्स अ वेरी गुड प्लेस, है ना। फेमस कितना है वो नहीं पता, लेकिन इट्स अ वेरी गुड प्लेस। बट आई वॉज थिंकिंग ऑफ गोइंग टू मुन्नार एंड थिक्कड़ी ऑल्सो, बट दे आर डूइंग अ रिवैम्प, सो आई विल वेट, प्रोबेबली आई विल वेट फॉर दैट, है ना, दैट टू हैपन। तो बेक्काल, थिक्कड़ी एंड मुन्नार ये लोकेशंस कहाँ पर है, ये आपकी केरला में है। थोड़ा सा आपको ये भी लोकेशंस याद रखना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिखा है कोवलम, वर्काला एंड फोर्ट कोची आर अमंग अदर डेस्टिनेशन दैट विल बी रिव्यूड एंड रिवैम्प्ड। तो दूसरी जो लोकेशंस रिव्यू और रिवैम्प होंगी उनमें आती है कौन सी, कोवलम, वर्काला
and Fort Kochi. So these are again some of the locations which will be revamped, which will be reviewed and revamped then. ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको नाम बता दिया. I hope you got clarity and that this is the thing, these are the things which are important from here. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है. यू कैन मूव अहेड, आप मेरे साथ मूव कर सकते हैं. यहाँ पर आप देखिए, यहाँ तो कोई ऐसी खास न्यूज नहीं है. पैरासिटिक प्लांट फाउंड इन निकोबार इको हॉटस्पॉट. तो पैरासिटिक प्लांट एक मिला है निकोबार, अंडमान एंड निकोबार हॉटस्पॉट में, उसकी हम बात कर लेते हैं. सो अ न्यू जीनस ऑफ अ पैरासाइट फ्लावरिंग प्लांट हैज रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड. ठीक है ना, तो एक नया जीनस मिला है, न्यू जीनस ऑफ अ पैरासिटिक फ्लावरिंग प्लांट हैज बीन डिस्कवर्ड. लिख लीजिए इस चीज को, न्यू फ्लावरिंग प्लांट हैज बीन डिस्कवर्ड. उसका नाम क्या है? द जीनस इज सेप्टेमेरांथस. याद रखिएगा, सेप्टेमेरांथस. द नेम ऑफ द जीनस इज सेप्टेमेरांथस एंड इट ग्रोज ऑन द प्लांट स्पीशीज. ये दूसरे प्लांट स्पीशीज पे ग्रो करता है जिसका नाम है हॉर्सफील्डिया ग्लैब्रा, यानी कि हॉर्सफील्डिया ग्लैब्रा. तो द जीनस सेप्टेमेरांथस ग्रोज ऑन द प्लांट स्पीशीज हॉर्सफील्डिया ग्लैब्रा. तो कौन सी स्पीशीज पे ये ग्रो करता है? हॉर्सफील्डिया ग्लैब्रा, ब्लूम वर्ब नाम की स्पीशीज उस पे ग्रो करता है. एंड द पैरासिटिक फ्लावरिंग प्लांट हैव अ मॉडिफाइड रूट स्ट्रक्चर. जो उसका रूट स्ट्रक्चर है दैट इज अ मॉडिफाइड रूट स्ट्रक्चर स्प्रेड ऑन द स्टेम ऑफ द ट्री एंड आर एंकर्ड इनसाइड द बार्क ऑफ द होस्ट ट्री. तो होस्ट ट्री के अंदर they are anchored inside that. ठीक है, so make sure you remember this thing also. The parasitic flowering plant have a modified root structure, ये मैंने आपको बता दिया. और इसका जीनस जो है वो सेप्टेमेरांथस है. इट ग्रोज ऑन द प्लांट स्पीशीज हॉर्सफील्डिया ग्लैब्रा. हॉर्सफील्डिया ग्लैब्रा पे ये ग्रो करता है. एंड दिस इज द parasitic plant. The plant was found on the periphery of the tropical forest in one of the biodiversity hotspots referred to as the Nicobar group of island. तो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में ये मिला है. The plant was found in the periphery of that tropical forest and it was found in the निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. आपको पता होना चाहिए ना, अंडमान वाला पार्ट तो ऊपर है, अंडमान वाला पार्ट ऊपर है पूरा, जिसमें नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, ठीक है ना, साउथ अंडमान और आपका फिर उसके बाद लिटिल अंडमान आता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. फिर कार निकोबार, फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में जाकर के ग्रेट निकोबार वाला ग्रुप आता है, ग्रेट निकोबार, जहाँ पे फिर आपको इंदिरा पॉइंट मिलता है ना. तो ये भी एक, इसका एक करेक्ट ऑर्डर मुझे नॉर्थ टू साउथ आप बता सके तो दैट विल बी वेरी गुड. आपके लिए एक्सरसाइज है कि नॉर्थ साउथ जो अलग अलग पार्ट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के, 10 डिग्री चैनल कहाँ पे आता है, किन दोनों चीज़ के बीच में आता है. ठीक है ना, तो ये आपको बताना है. तो दिस इज अ क्वेश्चन टू यू, है ना. आगे देखिए, तो जो जीनस सेप्टेमेरांथस है, इट हैज डिस्टिंक्ट वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी. इसमें इनफ्लोरेसेंस आर्किटेक्चर होता है और फ्लोरल कैरेक्टर्स होते हैं. इनफ्लोरेसेंस आर्किटेक्चर के साथ फ्लोरल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि लीव्स ऑफ द प्लांट आर हार्ट शेप्ड. लीव्स ऑफ द प्लांट आर हार्ट शेप्ड, ये आपको याद रखना है. इसमें फिर फ्रूट्स एंड सीड्स अर्सियोलेट, यानी कि अर्दन पॉट शेप्ड होते हैं. जो फ्रूट और सीड्स होते हैं ना, वो अर्सियोलेट होते हैं, यानी कि अर्दन पॉट शेप्ड होते हैं. द फ्लावर्स हैव 5 परसिस्टेंट ब्रैक्ट्स हैविंग कॉन्स्पिक्यूअस मार्जिन्स. और जो सेप्टेमेरांथस नाम है, ये डेराइव हुआ है फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेप्टम, मतलब कि 7, रेफरिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स. ठीक है ना, तो इसका अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स में सेप्टम जो 7 है वो आता है, इसलिए सेप्टेमेरांथस या सेप्टम इसका वो लिया गया है जो जीनस का वर्ड है. ठीक है ना. नाउ दिस जीनस बिलोंग टू द फैमिली लोरांथेसी. लोरांथेसी फैमिली से बिलोंग करता है, विच इज अ हेमी पैरासाइट अंडर द सैंडलवुड ऑर्डर. ठीक है ना, याद रखिएगा, इट्स अ हेमी पैरासाइट अंडर द सैंडलवुड ऑर्डर. ये भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है. इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ लोरांथेसी. लोरांथेसी फैमिली से बिलोंग करता है, विच इज अ हेमी पैरासाइट अंडर द सैंडलवुड ऑर्डर. तो आप ये चीजें भी थोड़ी बहुत याद रख सकते हैं रिगार्डिंग दिस स्पीशीज. एंड what makes this new genus unique is that it is endemic only to the Nicobar group. ये भी केवल निकोबार ग्रुप में ही एंडेमिक है, तो ये इसको खास बनाती है. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी. आगे मूव कर सकते हैं अपन लोग. आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है. अनरेवलिंग द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ असाफोटिडा.
तो असाफोटिडा आपको पता होना चाहिए हींग को कहते हैं, क्या बोलते हैं, असाफोटिडा किसको बोलते हैं, हींग को बोलते हैं। तो हींग के बारे में ऑथर ने कुछ चीजें लिखी, जैसे कि इट हैज बीन नोन सिंस द महाभारत टाइम्स, ये महाभारत के समय से लोग जान रहे हैं इस चीज को। और इंडिया में ये इंपोर्ट होती आई है फ्रॉम अफगानिस्तान रीजन, जो फेमस जो ये इंपोर्ट होती है, कौन से रीजन से इंपोर्ट होती है, अफगानिस्तान वाले रीजन से इंपोर्ट होती है। नाउ द भगवत पुराण सेज दैट वन शुड नॉट ईट हींग बिफोर वर्शिपिंग द डीटी। भगवत पुराण में एक चीज कही गई कि वन शुड नॉट ईट हींग बिफोर वर्शिपिंग अ डीटी। और इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बहुत सारी चीजें हींग के बारे में बताते हैं, जैसे दे हैव बीन इंपोर्टिंग एसाफोटिडा सिंस 12th century BC। 12th century BC से ये इंपोर्ट हो रहा है। द वर्ड असा कम्स फ्रॉम पर्शियन मीनिंग मैस्टिक, एंड फोटिडस वर्ड कम्स फ्रॉम स्टिंकिंग स्मेल या स्ट्रॉन्ग स्मेल, ठीक है ना, इससे आता है। विकीपीडिया सजेस्ट करता है दैट ज्यूइश अर्ली लिटरेचर ने इसको मिशनाह भी कहा है, मिशनाह भी कहा है। ज्यूइश का जो अर्ली लिटरेचर आप देखेंगे तो हींग को मिशनाह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। अब क्या है, तो जो असाफोटिडा है, बहुत सारे से काम, बहुत सारे फंक्शन है, जैसे कि ये वायरसेस से, इन्फ्लुएंजा से फाइट कर सकता है। इसके अलावा आयुर्वेद में इसके, जैसे आयुर्वेद में 3 दोष बताए गए हैं, आयुर्वेद में 3 दोष या 3 डेफिशिएंसीज है, कौन कौन सी, पित्त, वात और कफ। जो पित्त, वात और कफ की डेफिशिएंसीज है, उनमें से जो वात डेफिशिएंसी है, यानी कि जो वात दोष है, उसको ठीक करने में हींग बहुत ज्यादा यूजफुल है। पित्त, वात और कफ का दोष जो होता है, उसमें वात जो दोष है उसको ठीक करने में हींग का बहुत बड़ा रोल रहता है। और इसके अलावा द साइट होम रेमेडीज फॉर हिकअप्स ऑल्सो। तो हिकअप्स, अगर आपको कभी हिचकी या हिकअप्स टाइप की कुछ चीजें आ रही हैं, तो असाफोटिडा आप स्टॉप कर देगा उसको 2 सेकंड के अंदर। तो ऑथर ने होता है, जैसे कि बटर में आप थोड़ा सा असाफोटिडा डाल के उसको निगल डालो, स्वेलो विद बटर, मतलब कि आप बटर और असाफोटिडा लो, उसको निगल डालो, आपके हिकअप्स अच्छे तरीके से बंद हो जाएंगे। अगर अभी तो देखो, अब तो हिंदू दवाइयां भी इस तरह से बता रहा है बकायदा घरेलू नुस्खों के साथ, तो जिसको जो प्रॉब्लम हो वो भी हिंदू पढ़ा करें, है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा। कैन अ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट बी अबर्टेड। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको मैप दिखा देता हूँ, बिल्डअप दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको लातविया सबसे ऊपर दिख रहा है, देखो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये लातविया का पार्ट है, ये लिथुआनिया का पार्ट है, ये बेलारूस का पार्ट है, फिर यहाँ पे ये यूक्रेन आता है, और ये अपना ये पूरा रशिया चल रहा है, इधर पूरा रशिया चल रहा है, दिस इज द पार्ट वेयर रशिया इज, और ये यूक्रेन का पार्ट है, ठीक है ना। और नीचे यूक्रेन और रशिया के बीच में इधर वाले पार्ट में क्या क्या चीजें आती है, जो कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस मैं बता दूं। देखो, डिस्प्यूटेड रीजंस भी हैं, इंपॉर्टेंट रीजंस भी है। तो यहाँ पर ये एक लुहांस्क रीजन है और डोनेट्स्क रीजन है। लुहांस्क और डोनेट्स्क जो रीजन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टेरिटरीज है दे आर कंट्रोल्ड बाय प्रो रशियन सेपरेटिस्ट। तो कौन कौन से रीजन में प्रो रशियन सेपरेटिस्ट है, लुहांस्क और डोनेट्स्क वाले रीजन में प्रो रशियन सेपरेटिस्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर आपका ये वाला जो रीजन है, दिस स्मॉल रीजन इज क्रीमिया, इसको हम बोलते हैं क्रीमिया। और ये क्रीमिया वाला जो रीजन है ये ऑलरेडी एनेक्स किया जा चुका है बाय रशिया, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक है। तो ये आप रीजन याद रखिएगा, लुहांस्क, डोनेट्स्क, और ये नीचे कौन सा रीजन है, क्रीमिया वाला रीजन है, जिसमें जो कि ऑलरेडी एनेक्स्ड है। अब यहाँ पे आपको वाटर बॉडीज भी दिख रही होंगी, जैसे यहाँ पे एक सी ऑफ अजोव दिख रहा होगा, दिस वेरी फेमस सी ऑफ अजोव। ये आपका क्रीमिया और रशिया वाले पार्ट के बीच में आता है, क्रीमिया रशिया और यूक्रेन से सराउंडेड है। फिर इधर साइड आपका ब्लैक सी आता है, ब्लैक सी वाला रीजन आता है, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट, जो कि आपको रिमेंबर करनी है रिगार्डिंग दिस मैप, ताकि आपको जैसे फ्यूचर में भी कभी कोई क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकें। तो यहाँ पे ऊपर लातविया, लिथुआनिया और बेलारूस हमने देखा, फिर इधर साइड पोलैंड देखा, नीचे फिर हम यूक्रेन देख रहे थे, उधर साइड हम देख रहे थे कौन सी, रशिया वाला रीजन है। यहाँ पे एक रिवर भी है, देखो यहाँ पे यूक्रेन के बीचों बीच जो रिवर जा रही है, नाइपर रिवर, डी से स्टार्ट होता है, लेकिन डी आई थिंक इसमें वो रहेगा, साइलेंट रहेगा, तो आप इसको याद रख सकते हैं, नीपर रिवर या नाइपर रिवर भी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रिवर का नाम याद रखिएगा, कौन सी रिवर जो बिल्कुल लगभग हाफ में डिवाइड करती है यूक्रेन को, तो ये नाइपर रिवर है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता होगा कि इशू क्या है। इशू चल रहा है बेसिकली ये कि नाटो जो है वो मेंबरशिप बढ़ाने की सोच रहा है। इनफैक्ट जब से यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ, यानी कि 1990s के बाद से लगभग बहुत सारे मेंबर नए जुड़ चुके हैं नाटो के अंदर। नाटो के फाउंडिंग जो मेंबर थे वो 12 मेंबर थे, फाउंडिंग मेंबर 12 थे, और
इसके बाद अभी 30 मेंबर है, करंटली 30 मेंबर है, जिसमें कि अभी मॉन्टीनीग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया, ये कंट्रीज जो लेटेस्ट जुड़ी हैं। और ऐसी चल रही है बात कि जॉर्जिया और यूक्रेन वाली कंट्रीज भी जुड़ने वाली हैं। तो रशिया को इसी से सबसे एक प्रॉब्लम है, क्योंकि नेटो का कहना ये है कि अगर आप नेटो के किसी भी मेंबर पे अटैक करते हैं तो ये नेटो पे अटैक होता है, फिर सारी कंट्रीज एक साथ अटैक करती हैं, ठीक है ना। और वो चीज़ पुतिन को पता है कि गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उसने ऑलरेडी क्रीमिया पे अटैक किया है, उसने ऑलरेडी यूक्रेन के कुछ पार्ट्स उसको चाहिए। तो ये चीज़ जो है गड़बड़ ना करे, इसलिए रशिया बेसिकली क्या चाहता है कि नेटो अपनी मेंबरशिप को एक्सटेंड ना करे, नेटो अपनी मेंबरशिप को एक्सटेंड ना करे। दिस इज व्हाट द रशिया वांट। और नेटो कहता है कि भैया हमारी ओपन डोर पॉलिसी है, मैंने आपको बताया था ना, खुला है मेरा पिंजड़ा मेरी मैना। तो ये नेटो की पॉलिसी है। तो उनका ये कहना है कि जब हमारी पॉलिसी है कि कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा, ओपन डोर पॉलिसी, तो फिर हम क्यों ना मेंबर्स को लें। और वही चीज रशिया बोलता है कि भैया अपने दरवाजे बंद रखो, इस तरीके से मेंबरशिप ना करो। और क्योंकि आप ऐसे मेंबर्स बना रहे हो ना जो कि हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली फिर हमारे लिए सही नहीं है, सो देयरफॉर रशिया ने बोला कि भैया हम हर चीज के लिए तैयार है, अगर अब आप हमारे एरिया में घुसेंगे, मतलब आप किसी ऐसी कंट्री को मेंबरशिप देंगे जो हमारे साथ बॉर्डर शेयर कर रही है या हमारे निकट है, तो फिर वो हमारे और आपके दोनों के लिए बुरा होगा। सो दैट इज द थिंग विच द ऑथर सेज कि यहाँ पे रशिया का इशू है। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है, यहाँ पे ऑप्शन वही है, फुल फ्लेजेड वॉर भी हो सकता है पूरे तरीके से, क्योंकि अगर इस तरह से रशिया को है। दूसरा कि नेटो अपनी मेंबरशिप को एटलीस्ट यूक्रेन, जॉर्जिया, ये जो भी रीजन जो रशिया के करीब है वहां तक ना ले जाए। इंडिया की पोजीशन क्या रही है कि इंडिया क्या करता है, एब्सटेन कर देता है। जैसे कि ऑथर ने आप बोला कि इंडिया की पोजीशन यही है कि रिसेंटली इंडिया ने एक स्टेटमेंट दिया कि मिलजुल करके पीसफुली इस मैटर को सुलझाना चाहिए। तो ऑब्वियस बात है इंडिया तो यही बोलेगा कि मिलजुल करके पीसफुली सुलझाओ, लेकिन जो हमारा स्टैंड रहा है वो हम प्रो रशियन स्टैंड ही लेते आए हैं बीच से, क्योंकि हम एब्सटेन कर रहे थे। जब रशिया के अगेंस्ट वोटिंग हुई तो हम उससे एब्सटेन कर गए थे, ठीक है ना। और जब एक यूक्रेन का रेजोल्यूशन आया जिसमें उन्होंने इनह्यूमैनिटी के बारे में बोला, तो भी हमने उसके अगेंस्ट वोट किया था। तो कहना चाहिए कि हमारा जो स्टैंड रहा है कहीं ना कहीं प्रो रशियन स्टैंड रहा है। वी हैव टेकन अ गुड स्टैंड, आई थिंक वही सही स्टैंड भी है। तो दैट इज द थिंग व्हिच इज हैपनिंग। आगे मूव करते हैं अवार्ड एंड कंसेंट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पद्म अवार्ड्स की। पद्म अवार्ड्स का थोड़ा सा बेसिक बता दूं, भारत रत्न के बाद जो पद्म अवार्ड्स हैं दे आर द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स इन द कंट्री, ठीक है ना। और 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं। इट रिकॉग्नाइजेस द अचीवमेंट्स इन पब्लिक सर्विस इन द फील्ड ऑफ आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट एंड सिविल सर्विसेज, ये सारे फील्ड्स हैं, ठीक है ना। लेकिन कैटेगरी 3 ही होती है, जिसमें पद्म विभूषण होता है, फिर उसके बाद पद्म भूषण होता है, फिर उसके बाद पद्मश्री होता है, जिसको पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग बोलते हैं। पहला वर्ग में पद्म विभूषण, फिर दूसरा वर्ग में पद्म भूषण और फिर तीसरा वर्ग में पद्मश्री। ये 1954 में कॉन्स्टिट्यूट हुए थे और बाद में पहले इनको पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग बोला जाता था जब 1954 में कंस्ट्रक्ट हुए थे। उसके बाद 1955 में इनको पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कहा जाने लगा, 1955 में कहा जाने लगा। अदरवाइज इनको पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग कहा जाता था, ठीक है ना। अब ये अवार्ड डिसाइड कौन करता है, तो बेसिकली द अवार्ड्स आर कन्फर्ड ऑन द रिकमेंडेशंस मेड बाय द पद्म अवार्ड कमिटी। पद्म अवार्ड कमेटी रिकमेंडेशन देती है। और पद्म अवार्ड कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूट करता है हर साल। इसको हेड कौन करता है, इसको हेड करता है कैबिनेट सेक्रेटरी एंड इंक्लूड्स द यूनियन होम सेक्रेटरी, द सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट एंड 4 to 6 एमिनेंट पर्संस एज मेंबर्स, ठीक है ना। तो कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट, 4 to 6 एमिनेंट पर्संस एज मेंबर्स, ये सब इसमें होते हैं, ठीक है ना। एंड लेकिन जो नेम्स ऑफ द एमिनेंट मेंबर्स हैं वो रिवील नहीं किए जाते, क्योंकि इवन द नेम्स नॉमिनेटेड एंड शॉर्टलिस्टेड बाय द कमिटी आर रिवील्ड आफ्टर द अवार्ड्स हैव बीन अनाउंस्ड। और सेल्फ नॉमिनेशन कैन बी मेड टू द कमिटी। सेल्फ नॉमिनेशन खुद को भी आप नॉमिनेट कर सकते हैं टू द कमिटी, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। और इसके बाद रिकमेंडेशंस जो होते हैं फिर वो सबमिट होते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास, फिर फाइनल लिस्ट जाती है प्रेसिडेंट के पास और साइन होकर के फिर गजट ऑफ इंडिया में पब्लिश होती है, ठीक है। अब कैन अ रेसिपिएंट डिक्लाइन द अवार्ड, तो देखो डिक्लाइनिंग पे ऐसा कुछ खास लिखा नहीं है। द रूल्स आर साइलेंट ऑन डिक्लाइनिंग पार्ट। बट अभी रिसेंटली हमने देखा कि 3 लोगों ने, चाहे वो बुद्धदेव भट्टाचार्य जी हो, चाहे वो अनिंद्य हो और चाहे संध्या मुखोपाध्याय हो, ठीक है ना।
तो मुखोपाध्याय, ये सब ने अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल में पद्म अवार्ड्स को रिटर्न किया। टू लिटिल टू लेट मैंने आपको बताया भी था, ठीक है ना। और इसके पहले भी किया, ऐसा नहीं कि पहली बार उन्होंने किया तो यूपीएससी आपको कंफ्यूज करेगा कि पहली बार किया, ऐसा तो ऐसा नहीं है। 1992 में फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी जो सीपीआईएम के थे यानी कि नाम मुंद्री पाद जी, उन्होंने भी डिक्लाइन किया था, तो इसको उन्होंने भी डिक्लाइन किया था। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनका हमको डिस्कस करना है। यहाँ तो ऐसी कोई खास न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे थयाम, लास्ट न्यूज रिगार्डिंग थयाम। तो क्या होता है थयाम, उसके बारे में बता दूं। थयाम्स बेसिकली पॉपुलर रिचुअल है इन द फॉर्म ऑफ डांस विच इज फॉर वर्शिपिंग इन केरला एंड कर्नाटका रीजन। तो केरला कर्नाटका रीजन में याद रखेगा एक डांस परफॉर्मेंस होती है फॉर द डीटीज। जैसे यहाँ पे सैक्रेड ग्रुप्स वाले रीजन है तो उनके लिए रिचुअलिस्टिक एम्बॉडीमेंट ऑफ डीटी बोलते हैं, रिचुअलिस्टिक एम्बॉडीमेंट ऑफ डीटी। तो वो परफॉर्म होता है थयाम। थयाम याद रखेगा डांस के रूप में होता है। और अभी रिसेंटली पैंडेमिक के कारण काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो परफॉर्मेंसेज उनको स्टक हो गई हैं, रुक गई हैं। एंड थयाम वर्कर्स की भी जो प्लाइट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सो दैट वॉज द न्यूज़। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप you like that analysis. Keep liking us, keep sharing us, keep subscribing us. Thank you and have a nice day.